फटाफट सभी आ जाए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि हम भारत का सामान्य परिचय देख रहे थे, कल हमने आपको पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस क्या है भारत के भूगोल का, हमने उसे आपको लिखवा दिया डिटेल में। अब हम समझ रहे थे कि भारत के सामान्य परिचय में काफी कुछ चीजें हमने देख लिया था, अब हमें कुछ बची हुई चीजें हमें उसको देखना है। आइए फटाफट हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सभी एक बार जुड़ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल कुछ पॉइंट्स देख लिया था, उन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे आपको अंडमान निकोबार दिख जाएगा, अंडमान निकोबार दिख जाएगा। सर ये स्लाइड आइए, तो हमने यहाँ पे अक्षांश देशांतर के बारे में विस्तार की बात की थी। आइए हम एक बार लिख लेते हैं यहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का विस्तार है। अक्षांशीय आधार पर बात करें, देशांतरी आधार पर बात करते हैं तो भारत देशांतरी आधार पर 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक भारत का आप देखेंगे देशांतरी विस्तार है। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमिका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर भारत के हम द्वीपों को मिलाकर के बात करें तो द्वीप की शुरुआत भारत में कहां से होती है? भारत में द्वीप की शुरुआत 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से शुरू होती है। कहां से? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से भारत की द्वीप की शुरुआत हो जाती है। और इसी द्वीप पर आपको क्या पॉइंट देखने को मिलेगा? इसी पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, यहीं पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो एक बार यहां लिख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार या अवस्थिति की बात करें तो देखा जाए अक्षांश के आधार पर अगर बात करते हैं तो कहां से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक गया है। और देशांतर की बात करें, अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, 25 मिनट ईस्ट तक है भारत का ये देशांतरी विस्तार। लेकिन भारत की अगर भारत में द्वीपों को मिलाकर बात किया जाए, भारत में द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो कितना है अक्षांशीय विस्तार? इसकी शुरुआत हो जाएगी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का ये हो जाएगा। किस आधार पर? हम जब द्वीपों को मिला देंगे, जब हम द्वीप को मिला देंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं प्रीवियस किसी भी क्लास का, जो कल क्लास हुई उस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो आप इन चीजों को पूछ सकते हैं। और इसी पॉइंट पर आपका जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, इसी पर आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। तो यहीं मैं लिख देता हूं शॉर्ट में ही, इसी पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, इसी पर इंदिरा पॉइंट आपका स्थित है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के सारे विस्तार हमने देख लिए थे, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो
भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। तो ये हम कर्क रेखा के विस्तार की बात करते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही भारत के, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आती रहे। ठीक है, चलिए ठीक है। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारी कर्क रेखा जो है हमारी, यह भारत के मध्य से होकर गुजरता है, यह हमारे मध्य से होकर गुजरता है। सर नोट नहीं कर पाए, बिल्कुल साहित्य प्रवीण जी कर लीजिए, मैं पेज को प्रीवियस कर देता हूं, इसे राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। वो 8 राज्य कौन है, हम पश्चिम से पूर्व की क्रम में देखेंगे, लगातार पश्चिम से पूर्व की क्रम में देखेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में हम क्रमशः देखना शुरू करें। सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, ठीक, गुजरात के बाद फिर आएगा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान के बाद आप देखेंगे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ बाद झारखंड मिलेगा, छत्तीसगढ़ बाद झारखंड के बाद आप देखेंगे आपका आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब इस कर्क रेखा के आसपास कुछ शहर भारत के बहुत फेमस अवस्थित हैं। उन शहरों के बारे में भी आपसे पूछता कि कर्क रेखा के निकट कौन सी राजधानी या कौन सा शहर अवस्थित है या स्थित है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए एक एक करके जितने भी इनके आसपास जो शहर या राजधानियां स्थित हैं हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, कर्क रेखा के पास अवस्थित शहर, कर्क रेखा के पास अवस्थित कुछ हम शहरों की बात करेंगे। आपने प्रीवियस वाला टॉपिक लिख लिया, पिछला पेज आपने लिख लिया है साइस्ता जी। आइए अब हम बात करते हैं भोपाल की। तो सबसे पास में आपको देखने को मिलेगी भोपाल, जो कि एमपी की राजधानी है, भोपाल मिलेगा आपको। ठीक है, भोपाल। ठीक है, तो भोपाल कहां देखने को मिलेगा, भोपाल आपको मिलेगा 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। कहां पे, 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ आपको देखने को मिलेगा, ये भोपाल पहला। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, आपको फिर मिलेगा आपका जबलपुर, ये भी एमपी का शहर है, जबलपुर
ये भी एमपी का शहर। ये किस अक्षांश पर अवस्थित है? यह भी 23 डिग्री मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ में अवस्थित है। ठीक है, नॉर्थ में अवस्थित है। जब देखिए यहां पे कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री हम कर्क रेखा को मानते हैं, 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री का मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जब 30 डिग्री को क्रॉस करेगा, जब ये संख्या से बड़ी संख्या यहां पर आएगी, तब वह कहां पर अवस्थित होगा? तब वह उत्तरी, मतलब कि कहूं तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित होगा। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित होगा। जब इस संख्या से बड़ी कोई संख्या आएगी तब वह कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित होगा, वरना बाकी सब ये देखिए, ये जो 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। ये भी 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे उज्जैन की। तो उज्जैन जो है आपका 23 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ में स्थित है। कहां पे? तीसरा उज्जैन, उज्जैन है, कितना है? 23 डिग्री 0 मिनट, 23 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ है, 23 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ। और ये सब के सब कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। कहां स्थित है? कर्क रेखा के, कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। और कहां के सारे शहर कहां के हैं? ये सारे के सारे शहर आपके एमपी के हैं, तीनों के तीनों। अब 4th नंबर की हम बात करते हैं, रांची की बात करेंगे, जो झारखंड में, वो भी कितने डिग्री पर स्थित है? 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री रांची, रांची, रांची 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ। ये कहां का शहर है? ये झारखंड का आपके शहर है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पे एक आपका शहर आएगा जिसका नाम है गांधीनगर। गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। तो गांधीनगर, अब गांधीनगर किस अक्षांश पर अवस्थित है? गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ पे, 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ पर आपका गांधीनगर आपको देखने को मिलता है, 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ में, गुजरात। गुजरात ठीक। गांधीनगर के बाद हम बात करेंगे, एक शहर आपका आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी, राजधानी अगरतला। अगरतला कितने अक्षांश पर स्थित है? 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ पे। अब 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ का मतलब ये हुआ कि देखिए यहां 23 डिग्री 30 था, यहां 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ हुआ। तो ये क्या बता रही है? ये बता रहा है कि यह जो अगरतला राज्य है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यह कहां पर अवस्थित है? यह कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित आपको यह शहर देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और यह स्थित है 23 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ। यानी जो आपकी मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये दोनों के दोनों जो शहर हैं, ये कहां पर अवस्थित है? ये कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित। कहां स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। और यहीं पे गुजरात का एक शहर और लिख लीजिए, अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद ये किस पर है? 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। तो ये कहां पर अवस्थित है? यह भी कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, कर्क रेखा के
कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये दोनों जो है ये भी कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित, सॉरी यहां गलत हो गया, मिस्टेक, एक मिनट, कर्क रेखा के दक्षिण में है, सॉरी, और ये भी जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है। कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित, ठीक है, कर्क, और ये जो है त्रिपुरा, और आपका ये जो है ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये कहां अवस्थित है? ये दोनों को दोनों अवस्थित है आपके कर्क रेखा के उत्तर में, इसलिए इसको पिंक से लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक, यहां तक चीजें आई होप, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। ठीक है, एक बार जब आप लिख लीजिएगा तो हमें बता दीजिएगा, तो बाकी हम आगे के टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भारत का मानक समय, भारत के मानक समय की बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय की। भारत का मानक समय, जैसे आप देखते हैं हम यहां पे बनाते हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसी से लगा आपको ये आपका है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये आपका यूरोप और रसिया वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि इंग्लैंड से एक रेखा गुजरती है, यहीं से लंदन से एक रेखा गुजरेगी ऐसे। ठीक है, लंदन से एक रेखा गुजरेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहां पे आपका
ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका न्यूजीलैंड, और यहाँ फिर आपके कुछ द्वीप देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे द्वीप आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे द्वीप इसके बाद, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जीएमटी ये क्या डिसाइड करती है? ये विश्व के टाइम का निर्धारण करती है, विश्व के टाइम का निर्धारण करती है। इधर का जो टाइम था जीएमटी के, जो पूर्व का टाइम होता है, यह आगे चलता है, यह आगे चल रहा होता है। क्यों आगे चल रहा होता है? क्योंकि सूर्योदय जो है इस साइड पहले होगा, ठीक है, सूर्योदय इस साइड पहले होगा, और इस साइड का जो समय होता है, यानी जीएमटी के पश्चिम का जो एरिया होगा, यहां का समय पीछे होता है, समय पीछे होता है। इतनी बात आप मोटी मोटी अभी समझ लीजिए, ठीक है, इतनी बात मोटी मोटी आप समझ लीजिए, ठीक। तो जैसे विश्व की समय का निर्धारण ये जीएमटी करती है, उसी प्रकार से हर देश का एक अपना मानक समय होता है, हर देश का अपना एक मानक समय होता है, और उस मानक समय के आधार पर उस देश के टाइम जोन को निर्धारित करते हैं। उस भारत का या फिर किसी भी देश का हम टाइम निर्धारित करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो अक्षांशीय आधार पर उसका, सॉरी, देशांतरी आधार पर उसका विस्तार कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा विस्तार होगा देशांतरी आधार पर, वहां पर उतने ज्यादा टाइम जोन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट समझ लिया कि जीएमटी के पूर्व का समय आगे चलो, जीएमटी के पीछे का समय, मतलब जो पश्चिम का समय होता है वो पीछे चल रहा होता है। और जैसे जीएमटी पूरे विश्व के टाइम को निर्धारित करती है, यहां लिख देता हूं मैं पॉइंट, ये जीएमटी पूरे विश्व के समय का निर्धारण करती है, ठीक है। उसी प्रकार हर देश की एक मानक समय रेखा होती है, मानक समय रेखा होती है, मानक समय रेखा होती है। और इसी मानक समय रेखा से हर देश का समय निर्धारित होता है, इसका समय निर्धारित होता है, ठीक है। इतनी चीजें पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, ये मैप बना लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, देन हम भारत में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, तो ऐसे ही यहां पे आपको ये भारत देखने को यहां मिल जाएगा, ऐसे ये, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि जीएमटी आपको दिख रही 0 डिग्री देशांतर, ऐसे ही भारत के मध्य से एक समय गुजरे, एक रेखा गुजरेगी, यहां से एक समय रेखा ऐसे गुजरेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट हम बोलेंगे। ये भारत का मानक समय है, इसको आप बना लीजिए फटाक से, इसको आप बना लीजिए तेजी से, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि अपने एक बार लिख लीजिए, बता दीजिएगा इतना तक का चीजें। अच्छा, पूर्व का समय आगे क्यों चलता है और पश्चिम का समय पीछे क्यों चलता है? उसके पीछे का एक रीजन है कि पृथ्वी जो है, यह जो रोटेशन लेती है, जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, जो टिल्ट्रेशन करती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हट गया मैं, जो टिल्ट्रेशन करती है या जो अक्ष पर घूर्णन करती है या रोटेट करती है, तो उस घूर्णन के कारण आप देखेंगे जो घूर्णन हो रहा है वो पूरब से पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूरब से पश्चिम दिशा में। जब पूरब से पश्चिम दिशा में कोई चीज घूमेगी, जो पूर्व का समय होगा वह पहले आ जाएगा और पश्चिम का समय पीछे आ जाएगा,
पश्चिम के समय पीछे हो जाएगा। ये जब आपको जब देशांतर अक्षांश पढ़ाया जाएगा तो वहां पे रोटेशन वाला एरिया, घूर्णन और परिक्रमण के बारे में बताया जाएगा, तो आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे। अभी यहां सिर्फ एक जनरल सा जानकारी आपको दिया गया है, सिर्फ जब हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार। चलिए हम आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आइए, अब आपने इसे वर्ल्ड मैप पे देख लिया, अब इसको भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको हम 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 30 मिनट ईस्ट भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। सर चैट नहीं दिख रहा है, चैट नीचे चला गया, मेरे फोन पे भी नहीं दिख रहा। फोन में कुछ नहीं है। आइए, अब इसके बात करते हैं भारत का मानक समय रेखा पे। ये 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि कहां से गुजरती है, जो कि कहां से गुजरती है, यह गुजरेगी आपके यह रेखा प्रयागराज के नैनी या फिर मिर्जापुर से गुजरती है, मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहां तक चीज आपने लिखी होगा। अब जो भारत का जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 स्टेट से, 5 स्टेट से होकर गुजरेगा। ये 5 स्टेट कौन कौन होंगे आपके? सबसे पहले क्रम में हम चलेंगे, उत्तर से दक्षिण में। सबसे पहले यूपी आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश आपका आएगा। तो हम लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन है? क्रमशः लिखते उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ में डायरेक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले यूपी आएगा आपका, फिर एमपी, यूपी एमपी, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आएगा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें आप लिख लीजिए एक बार। फिर इसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल, आपको 2 4 5 हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको समझा देते हैं। यहां लिख लीजिए इसको आप। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है किसी भी पॉइंट पर। लिख लीजिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ये पिंक कलर आपको दिख जाता है, पिंक येलो कलर, या फिर व्हाइट से ही लिखें। चलिए, साहिस्ता जी दिख रहा है, लिख लिया आपने? चलिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कल भी अच्छा बनता नहीं मेरे से। आइए, ये है आपका पृथ्वी, अर्थात ये है आपका ग्लोब। अब ग्लोब में हम, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी गोला, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती, इसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये देशांतर रेखा है। ये अर्धवृत्ताकार रेखा होती। कैसी होती? ये अर्धवृत्ताकार होती। इसके बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें कि रेखा अर्धवृत्ताकार है, क्या है, कैसे। ये हम विश्व भूगोल जब पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल में देखेंगे अक्षांश देशांतर के बारे में। ठीक है, आइए, तो ये है आपका ग्लोब और इस पर हमने बना दिया है देशांतर रेखाओं को। ये होगी आपकी देशांतर रेखा। और जो पृथ्वी है आपकी, ये पूरब से पश्चिम दिशा में ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे लगातार ये रोटेट, ऐसे सर्कल पे लगातार ये घूम रही है। तो भारत यहीं पर अवस्थित है आपका। ठीक है, जब ये घूमती है, घूर्णन करती है अपने अक्षांश पर, इस टिल्टरेशन पर जब घूमती है पृथ्वी, जब घूमती है, तो जो ये वाला एरिया, जो भारत का क्षेत्र है, यहां पर सूर्योदय पहले हो जाता है। क्या होता है? सूर्योदय पहले हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पे। ये आप एक तरीके से मान सकते हैं 0 डिग्री देशांतर भी आपका, ये 0 डिग्री देशांतर है जो मोटा वाला है, ये लाइन, डार्क लाइन। ठीक है, तो यहां लिखिए पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी अपना घूर्णन करती है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में करेगी। घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है, जिस कारण
अब यहां लिख लिया, यहां लिखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा के, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व के देशों में, पूर्व के देशों का समय जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से आगे होता है, जबकि पश्चिम के देशों का समय पीछे होता है। जीएमटी से, जो ये आपकी जीएमटी है, ठीक है, ये आपकी ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसे हम अन्य नाम क्या क्या इसके देख लीजिए, अन्य नाम प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इतने नामों से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, जब समय आगे होगा पूर्व के समय में, तो सूर्योदय पहले कहां पर होगा, सूर्योदय जो है पूरब की तरफ सूर्योदय पहले होगा और पश्चिम की तरफ सूर्योदय बाद में होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भारत के पूर्वी छोर, यहां पे ये वाले पॉइंट की, भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के मध्य में इतने जितने देशांतर यहां के 30 डिग्री 30 देशांतर भारत में, भारत का जो विस्तार है 30 डिग्री देशांतर का भारत में विस्तार है। इस 30 डिग्री देशांतर के आधार पर आप देखेंगे भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य जो समय जो दिखता है वह 2 घंटे का अंतर, कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। अभी समझ में आ जाएगा 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, अभी आप सिर्फ इतना मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के मध्य। आइए हम इसके आगे की कड़ी को देखते हैं। ये आप लिख रहे थे, इसको लिख लीजिए। जब लिख लीजिएगा बता दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। आई थिंक, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आइए अब बात करते हैं यहां पे पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती, कितना, 360 डिग्री देशांतर पृथ्वी जो है घूम जाती है। कितने देर में, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे, आप जब 24 से करेंगे, क्योंकि कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं, तो 24 से जब आपने इसको भाग दिया तो कितना आएगा, 15, यानी 1 घंटे में वह 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में, 1 आवर में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमती है।
तो फिर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा उसे? 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगेगा? जब 1 डिग्री घूमने में आप देखेंगे तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 15 को 60 से भाग देंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 4 मिनट का समय लगेगा, मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय आपको देखने को मिलता है। तो आइए इस पॉइंट पे हम आते हैं। ये देखिए 68 डिग्री 7 देशांतर से आपका भारत का विस्तार शुरू होता है और 97 डिग्री 25 ईस्ट तक भारत का विस्तार आपको देखने को मिलता है, देशांतरी विस्तार। तो जब आप 97 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो आपको 30 डिग्री का अंतर देखने, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। आप घटा के भी देख सकते हैं, जब ये घटाएंगे तो आपको 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 गुणे जब 30 करेंगे तो 120 मिनट लगेगी। 120 मिनट का यही कारण है कि यहां पर के पॉइंट में और यहां के पॉइंट में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात आपको समझ में आई? इसको मैं वहां लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं, पृथ्वी के देशांतरीय, सॉरी पृथ्वी नहीं, भारत के देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री देशांतर का अंतर देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का विस्तार देखें। जब इन दोनों को आप घटाएंगे, घटाने पर कितने का अंतर आएगा? 30 डिग्री, अर्थात 30 रेखाएं गुजर जाएंगी इन दोनों के बीच में। जब 30 रेखाएं गुजरेंगी तो यहां देखिए 1 डिग्री मतलब एक देशांतर घूमने में या 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 4 मिनट का। तो ये 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री को अगर आप देखते हैं तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? आप देखिए 30 गुणे 4 आपने किया तो आया 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। यही कारण है कि भारत में यही कारण है कि भारत में पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। आई थिंक यहां तक पॉइंट आपने कवर कर लिया होगा। चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? इस चीज को राइट डाउन कर लें आप। यहां एक पॉइंट और लिख लीजिए, भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे होती। यानी कहा जाए कि जब जीएमटी पे 12 बजेगा
तो भारत में 82.5 डिग्री पर उस समय कितना टाइम हो रहा होगा? 5:30 हो रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा कि देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है वो तो 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री को जब हम 4 मिनट से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो आपको जो अंतर देखने को मिलेगा वो 5.5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही कारण है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल चांदनी मिश्रा जी, वो जो 30 नहीं आ रहा है एग्जैक्टली ज्योग्राफी में 30 का मतलब 30 नहीं होता है। 30 का मतलब कुछ दशमलव में ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो आप देखेंगे तो आपको अप्रॉक्स उसी के आसपास का समय देखने को मिलेगा। ठीक है, 30 डिग्री का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है 29 दशमलव कुछ है। ठीक है, तो उसको हम ज्योग्राफी के हिसाब से 30 डिग्री मान लेते हैं, पर जब हम मैथ में पढ़ते तब उसके कैलकुलेशन को हम अलग तरीके से देखते हैं। क्या यह बात समझ में आई यहां तक कि आपको? क्या चीजें आपने यहां तक राइट डाउन कर लिया है? चलो चांदनी जी, आप मेरी बात समझ पाई? मैं आपको क्या समझा रहा था इस समय? आइए हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अक्षांश और देशांतर वाले विस्तार टॉपिक को देख लिया। अब हम बात करेंगे भारत में जो तट रेखाएं, भारत की कौन कौन से राज्यों की तट रेखाएं हैं। अभी करा सकते हैं। एक घंटे का बॉक्स मुझे टाइम पता नहीं, क्या कर बंद कर दें? आइए अब हम बात करेंगे भारत की तटीय सीमा की। भारत की तटीय सीमा। ठीक है, तटीय सीमा मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे तट लगे हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे तट। तो तटों पे कितने टोटल राज्य हैं? टोटल 9 तटीय राज्य। कितने? 9 तटीय राज्य हैं आपके भारत में। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। 9 तटीय राज्य। अब 9 तटीय राज्य हम देखना शुरू करते हैं क्रम वाइज। ठीक है, सबसे पहले आपको गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात। गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे आपको गोवा देखने को मिलेगा। गोवा से आगे बढ़ेंगे तो आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आपको केरला देखने को मिलेगा। केरला के बाद आप देखेंगे, जब केरला के बाद इधर आएंगे तो आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तमिलनाडु से आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु के बाद आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, और उड़ीसा से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। एक तरीके से बंगाल की खाड़ी से लग रहे हैं। ठीक है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला जो है ये आपके अरब सागर से लग रहे हैं। किससे लग रहे हैं? अरब सागर से लग रहे हैं। ठीक है, अरब सागर से लग रहे हैं। अगर टोटल हम भारत की तटीय जो सीमा है उसकी लंबाई की बात करें तो 7,516 किलोमीटर अभी तक हम पढ़ा करते थे। कितना पढ़ा करते थे? 7,516.6 किलोमीटर के आसपास हम इसको पढ़ा करते थे। यही हम अप्रॉक्स आंकड़ा लेकर चला करते थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो जो पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय, आपका जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके अधीन एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, अर्थात एनसीसीआर। क्या नाम है? राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र। तो उसने अभी हाल ही में एक सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर उन्होंने एक नई रिपोर्ट दी है जिसमें भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कमोबेश 11,000 कुछ हो गया है, 11,000। उसको मैं लिखवा देता हूं आपको। अभी तक 7,516.6 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा हुआ 11,098 किलोमीटर। कितना? 11,098 किलोमीटर वर्तमान में हो गया है। 11,098 किलोमीटर वर्तमान में आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। आइए हम इसे लिख लेते हैं, एक बार इसे आप लिख लीजिए, इसे एक बार आप कवर कर लीजिए। पुरानी व्यवस्था के आधार पर अगर आप तटों की लंबाई की बात करेंगे, पुराने आंकड़ों के आधार पर, पुराने आंकड़ों में बात करेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात के बाद आपको मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की और आंध्र प्रदेश के बाद आपको मिलेगी तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। ये पुराने आंकड़े के अनुसार है, ये पुराने आंकड़े के अनुसार है, लेकिन जो नया आंकड़ा है हम उसे भी देख लेते हैं साथ ही साथ लगे हाथ। तो पहले आप इसे लिख लीजिए फटाक से। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आइए, भारत की तटरेखा की लंबाई वर्तमान आंकड़े कितने हैं? 11,098 किलोमीटर। कितना? 11,098 किलोमीटर वर्तमान आंकड़े आपके बताए जा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान आंकड़े कितने दिखाए जा रहे हैं? 11,098 किलोमीटर वर्तमान आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं। इसमें तटरेखा का जो विस्तार है वो 47.6% का विस्तार हुआ है। तटरेखा में 47.6% का विस्तार हमें देखने को मिला है। अब ये विस्तार ऐसा नहीं है कि भारत की तटरेखा की लंबाई बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी तट जो होता है वह सीधे ऐसे नहीं होता जैसा हम खींच रहे हैं। वो तट रेखा कुछ ऐसे होता है, जिगजैग आधार में होता है। ये ऐसे जिगजैग होता है। कैसे होता है? इस तरह जिगजैग होता है। इस जिगजैग में के जो क्षेत्र थे हमने उसे पहले काउंट नहीं किया था। वर्तमान में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे का यूज किया गया। पहले हम क्या करते थे, यहीं से हम एक आधार रेखा खींच देते थे ऐसे, इनके मध्य के क्षेत्र को हम छोड़ देते थे। पर अभी सरकार ने क्या किया है, इनके मध्य के जो क्षेत्र थे, इनके जो मध्य के क्षेत्र थे, सरकार ने इसको भी काउंट कर लिया। जब सरकार ने इसे भी काउंट कर लिया तब हमारे तट रेखा की जो लंबाई है वह बढ़ गई। कितनी बढ़कर? 11,098 किलोमीटर में तट रेखा की लंबाई हो गई। ठीक है, और विस्तार कितना हुआ? 47.6% का विस्तार हमें देखने को मिला है। अब इसमें सबसे ज्यादा विस्तार की बात करेंगे तो 1970 में यह आंकड़ा 7,516 था। 1970 में 7,516 किलोमीटर हुआ करता था। वर्तमान में यह आंकड़ा जो है आपका कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर वर्तमान आंकड़ा है। वर्तमान में अगर बात करते हैं गुजरात की तट रेखा की लंबाई आज भी नंबर 1 पर है। तो गुजरात तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। गुजरात तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर। कितना है? 1214 किलोमीटर है। और इस आधार पर यह प्रथम नंबर था, फर्स्ट स्थान पर है गुजरात अभी भी। सेकंड वाला क्रम यहां चेंज हो गया। पहले पुराने आंकड़े के आधार पर सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब तमिलनाडु हो गया है। ठीक है,
वर्तमान में आपका तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई पहले 906 हुआ करती थी, वर्तमान में कितनी हो गई? 1168 हो गई है। पहले 906 थी, जबकि वर्तमान में 1068 हो गई है। कितनी? 1068 हो गई है। इस आधार पर तमिलनाडु जो है सेकंड रैंक पर आता है, सेकंड स्थान पे आता है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है यह थर्ड नंबर पे आता है। किस नंबर पे? यह थर्ड नंबर पे आता है तटरेखा की लंबाई के आधार पर। ये क्या आंकड़े थे? ये थे तटरेखा की लंबाई के आधार पर राज्य के आधार पर राज्य, ठीक है, के आधार पर राज्य। यहां तक चीज आपने लिख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनसे जो देश हमारे जो राज्य लगे हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सारी घटनाक्रम को हमें टाइम लगेगा, इसे हम कल कवर करेंगे। जो कुछ चीजें बची होंगी कल आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, भारत का एक सामान्य परिचय। और फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं एक बार आप जाकर अवश्य देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी नोट्स में ही सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।